लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में 4 to 6 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इंडिया होस्ट कर रहा है यूनेस्को का 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। तो ये कहाँ होगा आज हम देखने वाले हैं। देन भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यूनेस्को साइट्स हमेशा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखने वाले हैं हम भारत में कितनी साइट्स। सो लेट अस लर्न टुगेदर। इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन, जो कि होगा जुलाई 21 से जुलाई 31, 2024। और ये कहाँ होगा? ये होगा भारत मंडपम, जो कि है न्यू दिल्ली में। तो इस लोकेशन को याद रखना है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में है। यहीं पे G20 समिट भी हुआ था, और यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन मैटर्स ऑफ ग्लोबल कल्चरल सिग्निफिकेंस। The World Heritage Committee plays a crucial role. ये कमेटी क्रूशियल रोल प्ले करती है इन सेफगार्डिंग ह्यूमैनिटीज मोस्ट प्रीशियस कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, जिसको हम यूनेस्को साइट्स भी बोलते हैं। तो इनको सेफगार्ड करना इस कमेटी का पर्पस है। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी हमें याद रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब साइन हुई थी? 1972 से, जिससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्ले में आई। और इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये नंबर हमें एज इट इज याद रखना है। इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 34 है कल्चरल, 7 है नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द साइट्स इन इटली, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली में, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। एंड इटली में ही सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स है पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स है इटली में 59। इटली में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 59। इंडिया में कितनी है? 42। और सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो दैट इज महाराष्ट्र, जहाँ पे 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम 1983 में 4 साइट्स को डेजिग्नेट किया गया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें से 2 महाराष्ट्र से थी एंड 2 यूपी से थी। यूपी में थी आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, और महाराष्ट्र में थी अजंता केव्स एंड अलोरा केव्स। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो लास्ट ईयर 2 कल्चरल साइट्स को ऐड किया गया था, उससे पहले 40 थी, और लास्ट ईयर 2 और साइट्स को ऐड किया गया, उसके बाद हो गई 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये दोनों साइट हमें याद रखनी है, क्योंकि ये सबसे रिसेंट यही ऐड हुई है, दैट आर शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स। तो शांति निकेतन एक कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर है एस्टैब्लिश्ड बाय नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल। तो शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। एंड होयसाला टेम्पल्स आर द फेम्ड होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलेबीड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका। तो ये दोनों साइट्स हमें याद रखनी है, बिकॉज सबसे लेटेस्ट साइट्स यही ऐड हुई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट फाउंड शोइंग ह्यूमंस एंड पिग। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव आर्ट फाउंड हुई है रिसेंटली इंडोनेशिया में। सो इंडोनेशियन आइलैंड became the host of the oldest example of figurative cave art with the discovery of a painting of a pig and human like figures। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये pig and human like figures in the island of Sulawesi। तो कौन से आइलैंड पे? सुलवेसी। और इस केव का नाम क्या है? लियांग करम पुआंग केव। तो कहाँ पे? इंडोनेशिया में। आइलैंड कौन सा है? सुलावेसी। एंड केव कौन सी है? लियांग करम पुआंग। दिस न्यू पेंटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी एटलीस्ट 51,200 ईयर्स ओल्ड। तो ऑलमोस्ट 50,000 साल पुरानी इस केव आर्ट को माना गया है। The picture depicts a painting of 3 creatures that resemble humans, along with a motionless pig with its mouth slightly open। तो कौन कौन से फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं? इंडोनेशिया, आइलैंड का नाम सुलावेसी, केव लियांग करम्पो केव, और कितने साल पुरानी है? एटलीस्ट 51,200 ईयर्स ओल्ड। और ये क्या डिपिक्ट कर रही है? मोशनलेस पिग को विद द माउथ स्लाइटली ओपन। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 1 एयर टू सरफेस मिसाइल। तो रुद्रम 1 इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की, जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो DRDO की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिजिनस, सो दिस इज इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, दैट इज एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि डिजाइंड हुई है फॉर द इंडियन एयरफोर्स।
और इसको इंटीग्रेट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट के साथ। सुखोई फाइटर जेट विच सर्व्स एज द लॉन्च प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज सुखोई। तो इसको सुखोई के अटॉप इंटीग्रेट किया गया, दिस इज रुद्रम 1 एयर टू सरफेस मिसाइल। लाओस गियर्स अप टू होस्ट 57th एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो लाओस इस साल का एशियन का चेयर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट ईयर ये प्रेसिडेंसी एशियन की इंडोनेशिया के पास थी और इस साल ये है लाओस के पास। 2024 की प्रेसिडेंसी एशियन की लाओस के पास है और नेक्स्ट ईयर ये होगी मलेशिया के पास। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जैसे कि G20 है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि अभी समिट चल रहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन G7। तो ऐसे ही एशियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो 1967 में बैंकॉक डेक्लेरेशन साइन हुई थी 5 कंट्रीज के बीच, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। तो 1967 में एशियन कम्स इनटू फोर्स थ्रू बैंकॉक डेक्लेरेशन। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बैंकॉक डेक्लेरेशन से जन्म ली थी, तो दैट इज एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अब इसमें टोटल 10 कंट्रीज हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एज ऑफ नाउ इसमें टोटल 10 कंट्रीज है। इसका सेक्रेटरीट याद रखना, जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जकार्ता इंडोनेशिया में, और लास्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास। इस साल इसका चेयर है लाओस, यहाँ पे ये इवेंट होगा, और नेक्स्ट ईयर होगी मलेशिया के पास। और इसी के साथ साथ इंडिया और जो एशियन कंट्रीज है वो एक समिट के थ्रू कॉपरेट करते हैं, जो कि 20th इंडिया एशियन समिट 2023 लास्ट ईयर हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। इसको पीएम मोदी ने भी अटेंड किया था। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, इंडिया और जो 10 एशियन कंट्रीज है वो कॉपरेट करती हैं थ्रू इंडिया एशियन समिट। देन एक ईस्ट एशिया समिट भी होता है जो एनुअल इवेंट होता है ऑफ 18 कंट्रीज। 10 तो एशियन कंट्रीज हो गई एंड 8 अदर कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। तो ये 18 कंट्रीज हमें याद रखनी है। एशियन कंट्रीज के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और बाकी कंट्रीज आप याद आसानी से याद कर सकते हैं, इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। तो दिस इज कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया समिट, जो कि एक एनुअल इवेंट है। सो दीज आर दी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। शॉर्ट ट्रिक या मैजिक ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, जिससे आप एशियन की सारी कंट्रीज का पता लगा सकते हैं। सो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनई। और यहाँ पे एक हमें फैक्ट याद रखना है, जो बी से है तो म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने एक बी ब्रुनई के लिए, एक बी बर्मा के लिए यूज किया है, तो ये भी हमें याद रखना है। पी गीता रिसीव्स इनॉग्रल के सरस्वती अम्मा अवार्ड। तो पी गीता को मिला फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड इन अ सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड स्टडीज। राइटर, क्रिटिक एंड फेमिनिस्ट आर्ट एक्टिविस्ट पी गीता हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। तो ये पहला ही अवार्ड है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस प्रेस्टिजियस एक्कोलेड इंस्टीट्यूटेड बाय विंग्स। तो विंग्स केरला के थ्रू ये दिया जाता है, वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है विंग्स जो कि है केरल में, उसने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है। मार्क्स अ पिवटल मोमेंट इन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेमिनिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर एंड सोशल डिस्कोर्स। पी गीता's ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। तो इनका एक वर्क है आन थचकुल, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये सारे फैक्टर में याद रखने हैं। पी गीता फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसने दिया है? विंग्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है केरला की। इसकी फुल फॉर्म वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। और इनको एक वर्क आन थोचुकल, जो इनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्ड है, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2024 बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ऑन 6 जुलाई 2024 cooperatives worldwide will celebrate the International Day of Cooperatives under the theme Cooperatives Building a Better Future for All। तो इसकी थीम याद रखनी है। This special day highlights the crucial role cooperatives play in creating a sustainable future and advancing the sustainable development
गोल्स। तो कॉपरेटिव्स हमें पता होना चाहिए, इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है हमारे संविधान का 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो इसके थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, जिससे कि पार्ट 9 बी में आर्टिकल 243 ऐड किया गया। पार्ट 9 बी में आर्टिकल 243 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। उसके बाद फंडामेंटल राइट में भी किया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद डीपीएस में भी आर्टिकल 43 बी। तो हम देख सकते हैं कॉपरेटिव्स को एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, इतने आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए। तो पार्ट 9 बी को ऐड किया गया जिसमें आर्टिकल 243 में कॉपरेटिव्स के बारे में लिखा गया। देन फंडामेंटल राइट दी गई आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देन डीपीएस में आर्टिकल 43 बी में भी कॉपरेटिव्स के बारे में लिखा गया। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स। इसकी थीम भी याद रखनी है और ये भी याद रखना है कब ऑब्जर्व किया जाता है। 4 different venues to host Durand Cup 2024 starting July 27। तो दुरंत कप इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, फर्स्ट प्लेड इन 1888। तो 1888 में फर्स्ट टाइम ये प्ले किया गया और ये इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। द अपकमिंग एडिशन विल बी द 133rd एडिशन। तो जो इस साल एडिशन होगा दैट इज 133rd एडिशन ऑफ द लेगेसी कंपटीशन। और ये कब स्टार्ट होगा? जुलाई 27 में। जुलाई 27 ये स्टार्ट होगा और इसका फाइनल कहाँ होगा? कोलकाता में, अगस्त 31 को। और इसकी होस्ट सिटीज याद रखनी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोकराझार जो कि असम में है, शिलोंग मेघालय एंड जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। तो 4 होस्ट सिटीज हैं, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, कोकराझार इन असम, शिलोंग इन मेघालय एंड जमशेदपुर इन झारखंड। और लास्ट टाइम ये टूर्नामेंट जीता था मोहन बगान एसजी ने। तो लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट किसने जीता ये भी हमें याद रखना है, मोहन बगान एसजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीशफल्स कैबिनेट कमेटीज इन जुलाई 2024। तो कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट कमेटीज को रीशफल किया, बिकॉज हमें पता है लास्ट मंथ 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली। नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसमें 71 मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओथ ली, एक नई कैबिनेट फॉर्म हुई, तो उस वजह से कैबिनेट कमेटीज को रीशफल किया गया। द कैबिनेट कमेटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। तो कैबिनेट कमेटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये भी फैक्ट याद रखना है, कैबिनेट कमेटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट कमेटीज एज ए टर्म नहीं मेंशन, बट ये रूल्स ऑफ बिजनेस में इसका प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, दैट है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। सो दीज आर द रूल्स जिससे कि हमारी सरकार भी चलती है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। और ये स्टेम करता है आर्टिकल 77 क्लॉज 3 से। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। दे आर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू लेसन द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमिक इशू है, कोई फाइनेंस रिलेटेड इशू है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी कैबिनेट को इकट्ठा किया जाए 71 मिनिस्टर्स को। तो उसके लिए एक 8 to 10 मिनिस्टर्स का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता है, कि सारी कैबिनेट पे उसका लोड ना पड़े, बट कुछ कुछ मिनिस्टर्स को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दे फैसिलिटेट एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। और हम यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 71 क्लॉज 3। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स। राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो रूल्स बनाए फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। तो इसी आर्टिकल 77 क्लॉज 3 से बने हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और जहां से बनी है कैबिनेट कमेटीज। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। ये संविधान में नहीं मेंशन, बट संविधान के एक आर्टिकल से इसने जन्म लिया है, जिससे कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बने, उससे कैबिनेट कमेटीज बनी। तो टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर। तो ये दोनों कमेटीज इंपॉर्टेंट है, दोनों कमेटीज हमें याद रख सॉरी ये कमेटी हमें याद रखनी है। इसमें 2 ही मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। देन एक कैबिनेट कमेटी इन अकोमोडेशन होती है। तो एटलीस्ट हमें इतना याद रखना है कि कौन सी कमेटी है, और 2 कैबिनेट कमेटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी।
इनके हमें मिनिस्टर्स भी याद होने चाहिए, ये दोनों कमेटीज के मिनिस्टर्स भी याद होने चाहिए, और बाकियों के सिर्फ हमें नाम याद रखने हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, देन कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, then cabinet committee on economic affairs, political affairs, parliamentary affairs and cabinet committee on security। तो इसके सारे मिनिस्टर्स याद रखने हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसमें 5 मेंबर्स हैं, तो पांचों के पांचों में याद रखने हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण एंड सुब्रमण्यम जयशंकर। देन कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। तो टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज हैं, हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज जस्टिस शील नागू। तो जस्टिस शील नागू को अपॉइंट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस शील नागू। देन धीरेन्द्र ओझा, सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर धीरेन्द्र के ओझा, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन हो गए धीरेन्द्र ओझा। देन चारुलता एस्कर एंड अर्नब कुमार चौधरी, तो इन दोनों को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। चारुलता एस्कर एंड अर्नब कुमार चौधरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, और एक कमीशन है हिल्टन यंग कमीशन। तो इस कमीशन की वजह से ही आरबीआई फॉर्म हुआ 1935 में। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिल्टन यंग कमीशन 1935। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी हमें याद रखना है, मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर है डॉक्टर शक्तिकांता दास, डॉक्टर शक्तिकांता दास। देन नवीन चंद्र झा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। नवीन चंद्र झा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एसबीआई के चेयरमैन हमें पता होना चाहिए दिनेश कुमार खारा है एज ऑफ नाउ। एंड कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि सीएस शेट्टी को नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2024। तो सीएस शेट्टी दिनेश कुमार खरा को टेक ओवर करेंगे इन अगस्त। देन राजेंद्र खन्ना, इनको अपॉइंट किया गया एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया, ये फॉर्मर रॉ चीफ थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी स्पाई एजेंसी है उसके ये चीफ भी रह चुके हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल। अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर एंड पंकज कुमार सिंह। तो ये तीनों भी हमें याद रखने हैं, और एनएसए और एडिशनल एनएसए ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एंड लास्ट इज सिद्धार्थ मोहंती, जिनको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एलआईसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किया गया सिद्धार्थ मोहंती को। और एज ऑफ नाउ ये चेयरमैन भी हैं, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि चेयरमैन नेक्स्ट किसको बनाया जाएगा, बट इनको एडिशनली सीईओ एंड एमडी बनाया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.